JRF क्या होता है? JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। जैसे अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप से नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने वाले लोगों में ही कुछ हायर परसेंटेज वाले लोग होते हैं और इनकी संख्या जो लगभग 10% होती है। जितने लोगों ने नेट क्लियर किया, अगर 10,000 लोगों ने नेट क्लियर किया तो उसमें लगभग 10,000 का 10% लगभग 1,000 के लगभग लोग वो होंगे जिनको JRF डिक्लेयर किया जाएगा। और JRF डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि जब भी वो रिसर्च वर्क करेंगे, PhD वगैरह में एंट्रेंस लेंगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी UGC की ओर से। लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि उनको 3 साल के अंदर अंदर वो PhD करनी पड़ेगी। यानी जैसे ही उनका नेट क्लियर हुआ उससे 3 साल के अंदर उनको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर 5 साल के लिए उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी PhD 10 साल चलेगी तो 10 साल तक चलेगी, ऐसा नहीं है। PhD ऐसे 10 साल चलती भी नहीं है। PhD को 5 साल होते हैं मैक्सिमम, और एक्सटेंशन ले तो 1-1 साल के 2 एक्सटेंशन और मिल सकते हैं। यानी PhD अधिकतम 7 साल तक चल सकती है। लेकिन UGC 7 साल तक नहीं देती है स्कॉलरशिप, UGC केवल 5 साल तक देती है, और वो भी तब देगी जब आपने JRF क्लियर होने के 3 साल के भीतर आपने अगर PhD में एडमिशन ले लिया हो तो JRF के लिए आपको पता है कि 30 साल है मैक्सिमम और रिजर्व कैटेगरी को 35 साल है। तो देखते हैं JRF के बारे में। JRF एक फाइनेंशियल एड है, एक मतलब आर्थिक सहायता है ऑफ 40,000 और 45,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 40 से 45,000 रुपये महीने की एक सहायता मिलती है रिसर्च वर्क के लिए, यानी शोध कार्य के लिए, इस मतलब PhD के लिए। टू दोज, और किनको मिलती है? हु हैव क्लियर्ड नेट एग्जाम, जिन्होंने नेट एग्जाम क्लियर किया है विद JRF के साथ, और अंडर द एज क्राइटेरिया ऑफ 30 ईयर, और जिनकी उम्र अभी 30 साल से कम है जनरल के लिए, और 35 साल की उम्र कम है रिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, ST SC के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए, EWS के लिए और PWD के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए वो JRF मिलती है इफ़ दे टेक एडमिशन, यदि वो एडमिशन लेते हैं PhD में नेक्स्ट 3 ईयर, 3 सालों के अंदर, आफ्टर हैविंग क्लियर्ड नेट विद JRF, अगर वो नेट करते हैं JRF के साथ। तो आप देखो क्या क्या बातें सामने आई। देखो आप इसको, कि आपको नेट के साथ JRF का ऑप्शन लेना पड़ेगा, किसमें? एप्लीकेशन में, फॉर्म भरने में ही। ध्यान रखना, फॉर्म एप्लीकेशन में आपको टिक भी करना पड़ेगा नेट JRF के लिए, ठीक है। फिर आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा JRF के साथ। उस समय आपकी उम्र अगर जनरल के हैं तो 30 साल की होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के तो आप 35 साल तक हो सकते हैं। और आपको ये मिलेगा रिसर्च वर्क के लिए लगभग 40 से 45,000 रुपये महीने आपको मिलते हैं। फेलोशिप विल कंटिन्यू, 5 साल तक चलेगी ये फेलोशिप, और लेस या फिर कम के लिए विद रिसर्च वर्क 5 साल। अगर आपकी PhD 5 साल से कम हो जाती है तो PhD ख़त्म होते ही आपकी स्कॉलरशिप भी बंद, तो अधिकतम आप 5 साल ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। देखिए JRF के लिए क्या क्राइटेरिया है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी 30 साल, ST SC OBC PWD और EWS भी 35 साल, और अगर आप LLM हैं तो आपको 33 साल। LLM क्या होती है? ये PG की डिग्री होती है जो लॉ के अंदर मिलती है, जैसे BLLB होती है, LLB होती है, BLLB नहीं, LLB होती है। ये तो बैचलर डिग्री है LLB तो, और LLM होता है PG की डिग्री। यानी LLB करने वाला जब PG भी करता है इसमें, तो फिर उसके लिए JRF के लिए 33 ईयर्स यानी 33 साल की एज है वो डिसाइड की गई है। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप JRF कितने लोगों की क्लियर होती है, कितने लोगों की नेट होती है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक डिस्प्यूटेड एक राय है लोगों की, क्योंकि मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं आपके सामने विद प्रूफ आया हूँ। लास्ट जो रिज़ल्ट आया था जून 2023 का, इसी साल जून 2023 का जो आंकड़ा है उससे आप देख सकते हैं। मैंने तो एग्जाम्पल इंग्लिश का उठाया है केवल, कि कितने लोगों की JRF होती है। तो अभी मैंने किसी एक वीडियो पे कोई कह रहा था कि जो जितने फॉर्म भरते हैं उसमें 6% लोगों की नेट होती है, और उन 6% में से भी फिर 6% की JRF होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो आप, नेट तो ज़रूर 6% की होती है, लेकिन उन 6% के भी 10% की लगभग आसपास ये कैटेगरी में 10% के आसपास की JRF होती है। तो जैसे आप देखो, पहली कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, देखो आप इसमें इस एग्ज़ाम में 970 लोगों का नेट क्लियर हुआ है। ये किसका है? नेट का।
तो इस नेट में से 970 में से 98 कैंडिडेट ऐसे हैं, कौन से हैं, जेआरएफ के हैं। ऊपर लिस्ट काफ़ी लंबी थी तो ऊपर का पार्ट तो नहीं लिया, लेकिन ये जो कॉलम है वो जेआरएफ का है और ये नेट का कॉलम है। तो जेआरएफ का कॉलम है, कितने लोगों ने जेआरएफ क्लियर करी, तो आप देखेंगे सभी जगह 136 का 14 है, लगभग 10% है, 656 का 60 है, 360 का 44 है, तो लगभग 9 to 10% जेआरएफ क्लियर होती है। कुछ फिक्स आंकड़ा नहीं है, सीटों पे डिपेंड करता है, तो इसलिए किसी भी बात में नहीं आए। तो नेट में जितने फॉर्म भरते हैं उसमें 6% तो नेट में निकलेंगे। जैसे मान लो 1 लाख है, उसमें से 6000 तो नेट में निकलेंगे। अब इन 6000 का 10%, तो 6000 का 10% 600 लोग इसमें जेआरएफ में निकलेंगे। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें भी आपको 10% में आना है, तो जेआरएफ की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। आप यहाँ कंपैरिजन देख लो सभी में, नेट की अगर 82 परसेंटाइल गई है तो फिर जेआरएफ के लिए 99 गई है। सभी जगह देखो आप, वो 97 गई है तो ये 99.76 गई है परसेंटाइल। तो सब में बढ़कर आती है ये। कुछ कैटेगरी तो ऐसी हैं जहाँ पर जेआरएफ वाला कैंडिडेट मिला ही नहीं। तो ये सारी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में है, जो अलग अलग कैटेगरी रिजर्व्ड, ST SC PWD वगैरह इस तरह से ये दी गई है। तो ये जेआरएफ इसलिए होती है ताकि आप रिसर्च वर्क में आपको एक फाइनेंशियल एड मिल सके सरकार की तरफ से, जिसमें आप रिजर्व्ड कैटेगरी में 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी अनरिजर्व्ड में 30 साल तक, और रिजर्व्ड कैटेगरी में 35 ईयर तक आप ये कर सकते हैं। LLM अगर आप लॉ के अंदर कर रहे हैं तो 33 आपको ये एज लिमिट मिलती है।